आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ तक हम लोग ये देख चुके हैं कि हमारे भारत में आयरन और स्टील जो है वो आयरन स्मेल्टर्स लोग अपने भट्टी में, यानी कि लोहार लोग जो हुआ करते थे, वो लोग तो प्रोड्यूस करते ही थे। उससे औजार जैसे तलवार बनाना हो गया, भाला बनाना हो गया, या फिर कुदाल, फावड़ा, है ना, ये सब चीज़ बनाना हो गया। तो हमारे भारत के भी जो लोहार लोग थे वो लोग अपना सामान ये सब बनाते तो थे, ठीक है ना। लेकिन क्या कोई एक फैक्ट्री ऐसा था हमारे भारत में जो कि आयरन और स्टील से सामानों को बनाता था? नहीं, उस समय पे कोई फैक्ट्री हमारे पास नहीं था, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा समझिएगा और पिछले वाले क्लास से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग ये जान चुके हैं कि हमारे भारत में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चलो पहले तो भारत लो, भारत के हर एक स्टेट ले लो, और हर एक स्टेट के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे उस समय के, जो कि आयरन और स्टील से जुड़े हुए कारोबारों को करते थे। जैसे कुदाल, फावड़ा ऐसा बनाना हो, तलवार, भाला ऐसा बनाना हो, तो वो लोग बनाते थे, है ना। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि एक समय ऐसा भी आया 19वीं सेंचुरी के लास्ट वाले समय में, जब ब्रिटेन से, इंग्लैंड से हमारे भारत में आने लगा आयरन और स्टील, है ना। ये भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या हमारे भारत में उस समय पे कोई एक ऐसा फैक्ट्री था जो कि आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करता था या फिर उससे जुड़े हुए चीज़ों को बनाता था? तो जवाब है कि उस समय पे नहीं था, ठीक है ना। लेकिन फिर ये आया कब, है ना, ये आया उसके बाद। तो उसी के चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर भारत में आयरन और स्टील फैक्ट्री कैसे आया, ये कौन लोग थे लाने वाले, है ना, और उस जो फैक्ट्री लगाया गया उसका नाम क्या था। यही सब चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है इन अप्रैल 1904, इन अप्रैल 1904 यानी कि आज से कितना साल पहले, लगभग 119, है ना, 119 साल पहले, यानी कि आज से 119 साल पहले का बात हो रहा है। इन अप्रैल 1904 चार्ल्स वेल्ड, जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट मतलब जो कि ज्योग्राफी के फील्ड में अपना खोजबीन करते हैं। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के फील्ड में क्या, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, धरती के नीचे क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो खोजबीन करते हैं, यानी कि जो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ों को खोजबीन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट। तो चार्ल्स वेल्ड जो थे ना, एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। एंड दोराबजी टाटा, जो कि द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, जो कि जमशेदजी टाटा का बड़ा बेटा था, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे कि चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे और दोराबजी टाटा ये जो हैं जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, ठीक है ना। वे आर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स। तो चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा दोनों का दोनों 1904 में, वो भी अप्रैल के महीने में, ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे, वो भी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। किस चीज के लिए? इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स, यानी कि कहीं ना कहीं हमको मिल जाए आयरन ओर का डिपॉजिट्स, मतलब कि एक ऐसा हमको जगह मिल जाए जहां पे कि हमको आयरन का ओर मिले, फिर उस ओर को लेके हम लोग आयरन को बनाएंगे या फिर स्टील को बनाएंगे, ठीक है। और हमने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी जब मिनरल्स होता है तो वो सीधा सीधा नहीं मिलता है ना, उसको पहले ओर के रूप में मिलता है। जैसे आयरन यदि मिलेगा तो आयरन सिंपली आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? आयरन ओर मिलेगा। फिर आयरन ओर को हम लोग प्यूरीफाई करके, उसको साफ सुथरा करके, फैक्ट्री में उसको प्यूरीफाई करके, फिर उससे हम लोग आयरन स्टील जो बनाना होता है हम लोग उसको बनाते हैं। तो 1904 अप्रैल के महीने में चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा जो है ना छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे आयरन ओर के डिपॉजिट्स के लिए, मतलब कि कहीं पे हमको आयरन ओर मिल जाए जिससे कि हम लोग अपना कुछ कारोबार कर सके, है ना। इस चीज के लिए वो ढूंढ रहे थे, आगे भटक रहे थे, मतलब घूम रहे थे। उसके बाद they had spent many months for finding sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों का दोनों इतने लंबे समय तक, यानी कि कुछ महीनों तक लगातार ये दोनों है ना ढूंढते रहे, इधर से उधर ट्रैवल करते रहे कि हमको कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं हमको आयरन का ओर मिल जाए, जिससे कि हम लोग आयरन को बाहर निकालेंगे प्योरीफाई करके, और भारत में एक मॉडर्न आयरन और स्टील कंपनी बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब कि भारत में भी हम एक
ऐसा प्लांट बिछाने वाले हैं, ऐसा फैक्ट्री लगाने वाले हैं जिसमें कि भारत के अंदर ही आयरन और स्टील दोनों बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए महीनों महीनों इधर से उधर घूमते रहे, भटकते रहे, खोजते रहे कि कहीं ना कहीं हमको आयरन और मिल जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद जमशेदजी टाटा हैड decided to spend a large part of his wealth to build a big iron and steel industry in India। तो यहाँ पे जो दोराबजी टाटा के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा ने ये डिसाइड किया, देखो यहाँ पे ना मतलब बेटा और उनके साथ मिल के आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बेटा का दोस्त, है ना। जैसे दोराबजी टाटा कौन थे, बेटा था जमशेदजी टाटा का। तो दोराबजी टाटा और एक तरीके से आप कह लीजिए दोराबजी टाटा का दोस्त जिसका नाम था चार्ल्स वेल्ड, है ना, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो ये दोनों अपना खोजने लगे कि कहीं ना कहीं हमको आयरन और मिल जाएगा। उसके बाद मिल जाएगा तो अपने पिताजी के सपोर्ट से यानी कि जमशेदजी टाटा के सपोर्ट से हम क्या करेंगे, भारत में एक बहुत ही बड़ा आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है ना। और इसके लिए पूरी तरीके से जो जमशेदजी टाटा थे वो पूरी तरीके से श्योर थे कि हम अपना पूरा पैसा इसमें लगा देंगे, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा आयरन और स्टील का इंडस्ट्री खोलेंगे, ठीक है ना। आगे वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore। एक दिन अचानक जो है ना ये जंगलों में ट्रैवल करते 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 जो है ना एक ये गांव पहुंच गए, दोनों का दोनों, जो दोराबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड दोनों घूमते घूमते जो है ना एक दिन अचानक किसी गांव में पहुंच गए। और जब ये गांव में पहुंचे ना तो ये देख रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष और महिलाएं, दोनों पुरुष और महिलाएं बहुत सारे जो है ना अपने सिर के ऊपर बाल्टी में या फिर टोकरी में ना आयरन ओर को वो लोग लेके कहीं से आ रहे हैं। तो इनको देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई हम इतने महीनों से ढूंढ रहे हैं, हमको मिला नहीं, और यहाँ पे एक गांव है जो कि इतने बड़े संख्या में सारे लोग माथा पे यानी कि सिर पे लोड कर करके आयरन ओर लेके आ रहे हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो है हमको यहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और इनको कैसे मालूम चला, क्योंकि ये बहुत सारे लोग वहां से लेके आ रहे थे। तो इनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर आगे क्या होता है उसके बाद देखिए, दीज पीपल वेयर दी अगारीज। अगारीज का मतलब होता है अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स, मतलब कि एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि आयरन स्मेल्टर्स हैं, मतलब कि लोहार है ना। तो अब जो ये गांव के सारे लोग अपने सिर पे लोड करके आयरन ओर को कहीं से लेके आ रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सारे लोग लोहार ही होंगे, है ना, स्मेल्टर्स ही होंगे, जो कि उस आयरन ओर से उसको प्योरीफाई करके भट्टी में पिघला के कुछ अपना बनाएंगे, है ना, लोहा लक्कड़ का जो भी सामान है वो अपना बनाएंगे। When asked where they had found the iron ore, the Agaris pointed to a hill in the distance। जब इन दोनों ने पूछा कि भाई ये तुम लोग आयरन ओर कहाँ से लेके आ रहे हो, तो इन्होंने गांव वालों ने कहा कि एक बहुत दूर में एक क्या है, हिल है, छोटा सा पहाड़ है, वहीं से हम लेके आ रहे हैं। तो इनका दिमाग और चमक गया कि अरे भाई मतलब कि कुछ दूरी पे जो है ना एक पहाड़ है और वहीं पे आयरन ओर बहुत सारा है ना। तो इनका दिमाग चमक गया। तो अब क्या होता है देखिए, चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा रीच्ड द हिल थ्रू डेंस फॉरेस्ट। तो जंगलों जंगल होते 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 जो है ना ये लोग पूरी तरीके से हिल पे पहुंच गए, देखने के लिए कि आखिर सही में है कि नहीं, या फिर है तो कितना है, कम है कि ज्यादा है आयरन ओर, वो देखने के लिए ये दोनों वहां पहुंच गए। उसके बाद ये जो यहाँ पे हिल का बात हुआ है ना, ये हिल का एक्चुअली में नाम था राजहारा हिल्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिस हिल्स पे सबसे पहले ये दोनों पहुंचे थे आयरन ओर के खोज के लिए, जो कि गांव वालों ने बताया था, उस हिल का नाम था राजहारा हिल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजहारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट आयरन ओर्स इन द वर्ल्ड। उस समय पे राजहारा हिल्स में आयरन ओर दुनिया का सबसे बेहतरीन पाया जाता था, सबसे बेहतरीन, ठीक है ना, ये चीज हमारे भारत में ही है। आगे, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर फॉर रनिंग द फैक्ट्री। देखिए वहां पे ना आयरन ओर का कोई कमी नहीं था, राजहारा हिल्स में आयरन ओर का कोई कमी नहीं था, लेकिन एक चीज का कमी था, वो था पानी, है ना, पूरा सूखा जगह था आसपास में। अब कोई भी जब इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री लगता है तो ऑब्वियसली बात है उसमें पानी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसा भी इंडस्ट्री हो, है ना, तो वहां पे पानी चाहिए। अब इनको लगाना क्या था, एक बहुत बड़ा आयरन और स्टील का फैक्ट्री लगाना था, उसमें पानी का जरूरत है ना, तो पानी जो कि है नहीं, तो इसका फैक्ट्री वहां पे नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया
दे कंटिन्यूड देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। तो इनको लगा कि भाई यहाँ पे आयरन ओर तो है लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि पानी ही हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना एक मूर्खता वाला काम हो जाएगा, तो इस जगह को छोड़ो, दूसरे जगह चल के और खोज करते हैं। तो ये लोग अपना जो खोज था, जो रिसर्च था इनका, इन लोगों ने अपना जारी रखा, और ये लोग खोजते खोजते बहुत दूर तक ये लोग खोजते रहे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर इनको कोई जगह मिला कि नहीं मिला फैक्ट्री लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ अब फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद लगातार ये लोग खोजते ही रहे, पूरे भारत भटकते रहे कि कहाँ पे हमको जगह मिलेगा जहाँ पे आयरन भी हो और पानी भी हो। तो ये लोग घूमते रहे। कुछ सालों बाद जो है ना, अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट was cleared on the banks of the river Subarnekha that was in Jamshedpur to set up the factory। तो वैसे ही कुछ सालों के बाद ये लोग खोज करते कहाँ पहुंच गए, जमशेदपुर पहुंच गए। और ये जमशेदपुर कहाँ है मालूम है? झारखंड में है, याद रखिएगा, जमशेदपुर आज हमारा झारखंड में पड़ता है। तो ये लोग खोज करते जमशेदपुर जो कि झारखंड में है वहां पहुंच गए ये लोग। और जब ये लोग वहां पे पहुंचे तो जमशेदपुर में ना एक नदी है सुबर्णरेखा, ठीक है ना। उस नदी के बगल में इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे पानी भी है और यहाँ पे आयरन ओर भी है। तो इन दोनों को तलाश किस चीज का था? चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा को पानी और आयरन ओर जो कि दोनों एक जगह पे मिल जाए। तो ये लोग खोजते जमशेदपुर पहुंच गए। तो इन्होंने देखा कि जमशेदपुर में एक नदी है जिसका नाम है सुवर्णरेखा। तो इस नदी के बगल में ना बहुत बड़ा जंगल है। अब चूंकि नदी है तो पानी भी है, और पानी के बगल में यानी कि नदी के बगल में बहुत बड़ा जंगल है, और जंगल में इन्होंने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे आयरन ओर भी है। तो इनका दिमाग चमक गया, है ना। इनके दिमाग को झटका लगा कि भाई यहाँ पे पानी भी है और यहाँ पे आयरन ओर भी है, तो क्यों ना हम अपना पहला इंडस्ट्री जो है यहीं पे खोल लें, है ना। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, हियर देयर वाज वाटर नियर आयरन ओर डिपोजिट्स। तो यहाँ पे जमशेदपुर में आयरन ओर भी उनको मिल गया जंगलों में, और जंगलों के बगल में क्या था? नदी था, तो पानी भी इनको मिल गया, है ना। दोनों चीजें इनको मिल गया। उसके बाद क्या होता है देखिए, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में टिस्को के नाम से जानते हैं, बिगैन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो इसका मतलब ये हो गया कि जमशेदपुर में ही उन लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री लगा दिया, और उस फैक्ट्री का नाम क्या पड़ा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए यहाँ पे टाटा के लिए टी है, ठीक है ना, आयरन के लिए आई है, स्टील के लिए एस है, और कंपनी के लिए सीओ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जमशेदपुर में इनका जो है टाटा का कंपनी लग गया, और कंपनी का नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को। और वहां पे लगने के बाद इन लोगों ने सबसे पहला अपना स्टील बनाने का जो काम किया वो 1912 में किया। अब यहाँ पे ये नहीं समझना है कि केवल ये स्टील ही बनाता था, नहीं, आयरन भी बनाता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1912 में ये लोग अपना काम करना शुरू कर दिए। तो याद रखिएगा, आज जो हम लोग जानते हैं टाटा कंपनी के बारे में, ये टाटा कंपनी हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ था। जो हमारे रतन टाटा है ना आज चेयरमैन टाटा कंपनी के, ये रतन टाटा, हालांकि रतन टाटा तो इस कंपनी को आगे बढ़ाए, है ना, लेकिन इस कंपनी का नींव किसने रखा? जमशेद जी टाटा ने, और उसके बेटे दोराबजी टाटा ने, एक और आदमी चार्ल्स वेल्ड ने, है ना, तीनों मिलके। चल आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन द इंडियन रेलवेज वेयर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे टाटा जो ये कंपनी है वो स्टील बनाना कब शुरू कर दिया था? 1912 में, यानी कि आयरन और स्टील दोनों, ठीक है ना। स्टील यहाँ पे लिखा हुआ है केवल, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि स्टील ही बनाता था, नहीं, आयरन भी बनाता था, ठीक है। तो आयरन और स्टील जो है टाटा कंपनी अपना बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ना ये वो समय है जिस समय हमारे भारत में रेलवे भी एक्सपेंड कर रहा था, इंडियन रेलवे भी एक्सपेंड कर रहा था। और आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, नहीं भी है तो एक बार जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में जो सबसे कीमती चीज छोड़ के गए वो था हमारा रेलवे, ठीक है ना। उन्होंने बहुत हम लोगों को लूटा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा गिफ्ट वो लोग दे के चले गए वो था हमारा रेलवे, है ना। तो ये उस समय था, ये उस समय का बात हो रहा है जिस समय टाटा कंपनी अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, और उस समय पे हमारा इंडियन रेलवे भी ग्रो कर रहा था, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे हमारे भारत में, जो कि रेलवे में काम करते थे, रेलवे के एक्सपर्ट थे, उनको कभी लगा नहीं था कि रेलवे के लिए जो है ना टाटा कंपनी भी अच्छा खासा आयरन और स्टील बना सकता है। इनको विश्वास ही नहीं होता था। इनको लगता था कि भारत का कंपनी है,
कितना बनाएगा, हमसे तो पीछे ही रहेगा, कितना भी बना ले हमसे पीछे रहेगा। इनको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आगे चल के ये टाटा स्टील कंपनी इतना ज़्यादा कारगर साबित हुआ, इतना ज़्यादा अच्छा साबित हुआ कि इसके पीछे ब्रिटिशर्स का भी आयरन और स्टील फीका पड़ गया। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब यहाँ पे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया गया है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। 1914 में सबसे पहला विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है ना, जिसमें कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो पार्टिसिपेट किया था, है ना। और ये ब्रिटिशर्स कहाँ पे थे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन वाले कुछ लोग ब्रिटेन में भी थे और कुछ लोग हमारे भारत पे रूल भी कर रहे थे। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसमें कि ब्रिटेन वालों ने भी हिस्सेदारी लिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हिस्सेदारी लिया था, वो भी लड़ रहे थे युद्ध। उसके बाद क्या हुआ देखिए, स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप। अब देखिए यहाँ पे ना हमको एक फायदा हो गया, हमको फायदा यहाँ पे ये हो गया क्योंकि हमारे इंडिया में ब्रिटेन वाले लोग भी अपना आयरन और स्टील भेजते थे, ठीक है ना, क्योंकि उनको रेलवे बनाना था अपना। दूसरा बात, अब यहाँ पे हमारे इंडिया में टाटा कंपनी भी आ चुका था, है ना, लेकिन फिर भी जो है ना टाटा कंपनी अपना उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। मतलब प्रोडक्शन तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दबदबा जो था वो ब्रिटिशर्स के आयरन और स्टील का ही था हमारे भारत में। तो यहाँ पे टाटा कंपनी को उभरने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि 1914 में जो भी आयरन और स्टील बनाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सारा का सारा फोकस अपना किस में लगा दिया? युद्ध में लगा दिया। जैसे मान लीजिए अब आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो क्या युद्ध केवल गोली बारूद के दम पे लड़ा जाता है क्या? नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हमारे गाड़ी बंकर होते हैं जिसमें कि आयरन और स्टील दोनों लगते हैं, है ना। तो उस गाड़ी को बनाने में जो आयरन और स्टील लग रहा था, वो सारा का सारा युद्ध में चला गया। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए हमारे भारत में जो ब्रिटिशर्स का आयरन और स्टील आता था, वो आना बंद हो गया। बंद क्यों हो गया? क्योंकि वो अपना सारा आयरन और स्टील जो है युद्ध लड़ने में लगा दे रहा था। अब जब उसका हमारे भारत में उसका आयरन और स्टील नहीं आ पा रहा है, तो भारत में मौका किसको मिल गया? टाटा कंपनी को मौका मिल गया अपना एक्सपैंड करने के लिए, है ना। वही चीज यहाँ पे अब लिखा हुआ होगा, सो इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ स्टील। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में आयरन और स्टील भेजते थे, वो अब धीरे धीरे आना बंद हो गया बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो अपना सारा आयरन और स्टील अपने वॉर में लगा दिया, है ना। अब जब वॉर में लगा दिया तो हमारे भारत में इंडियन रेलवे भी साथ साथ ग्रो कर रहा था, वो काम रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो उस इंडियन रेलवे में जो आयरन और स्टील अब लगेगा, अब वो किसका लगने वाला था? टाटा कंपनी का लगने वाला था, है ना। तो यहाँ पे टाटा कंपनी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, इतना ज़्यादा इनको बढ़ावा मिला, इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला कि ये दोबारा जो है ना कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से पीछे रहा ही नहीं, हमेशा ये आगे रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जो इंडियन रेलवे का काम चल रहा था हमारे भारत में, उस रेलवे में किसका आयरन और स्टील लगने लगा? टाटा कंपनी का लगने लगा, है ना, क्योंकि विदेश से अब आ नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे टाटा कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बाय 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि वही ईस्ट इंडिया कंपनी, was buying 90% स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। सोचो 1919 तक जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी 90% आयरन और स्टील दोनों केवल और केवल टिस्को से खरीदते थे। सोचो, तो यहाँ पे मतलब सोचो कि पूरे भारत में अंग्रेजों का कंट्रोल, और वो 90% अपना आयरन और स्टील खरीद रहा है किससे? टिस्को से खरीद रहा है, यानी कि टाटा कंपनी से खरीद रहा है। तो ये बहुत अच्छा बात था हमारे लिए, है ना। तो उस समय से जो टाटा कंपनी बढ़ना शुरू किया, आज तक बढ़ ही रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो उस समय पे हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, है ना। कंट्रोल होने के बावजूद भी टिस्को इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। सोचो क्या दबदबा था उस समय पर टिस्को का। सिमिलरली उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे आयरन और स्टील कंपनी बढ़ा, जो कि टाटा का था, जिस प्रकार से ये बढ़ा, उसी प्रकार से सिमिलरली इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारा टाटा कंपनी आगे ग्रो कर गया, उसी प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी हमारे भारत में
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे उनको भी बूस्ट मिल गया, क्योंकि हमने आपको पहले वाले क्लासों में भी बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो जितने भी ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री थे जहाँ पे कपड़े वपड़े बनते थे, वो सारे के सारे आर्मी के कपड़ों बनाने के लिए, आर्मी के कपड़े बनाने के लिए बिजी हो गए। तो जब आर्मी के कपड़े आप बनाएंगे तो क्या आम आदमी जो कपड़ा पहनेगा उसको आप बना पाएंगे? टाइम ही नहीं है आपके पास, तो कहाँ से बना पाएंगे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना, सबसे बुरा साबित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के लिए, लेकिन सबसे फायदेमंद साबित हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे उभरने का मौका मिल गया, है ना। और जब तक हम लोग उभर चुके थे उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़ भी चुके थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गया, उसका नुकसान हुआ, लेकिन फायदा हमारा हो गया, हमारा फायदा हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कहानी बेसिकली बताया गया है कि किस प्रकार से टाटा कंपनी, जिसको आज हम लोग जानते हैं रतन टाटा के नाम से, उनके चेयरमैन है वो, तो किस प्रकार से वो ग्रो किया, है ना, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गया, उसके वहां जाने के वजह से हमारा कैसे ग्रो कर गया। तो यदि आपसे चलते फिरते कोई पूछ दे कि हमारे इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री खास करके किस प्रकार से ग्रो किया, तो रीजन साफ सा है। रीजन यहाँ पे आपको बताना यह है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसमें कि ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था, और ब्रिटेन से ही हमारे इंडिया में कपड़ा आता था, आयरन और स्टील भी आता था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ना ही अब आयरन और स्टील आ पा रहा था, ना ही कपड़ा आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि आयरन और स्टील अब सारा का सारा बंकर बनाने में, गोला बारूद बनाने में, गाड़ी वाड़ी बनाने में लग जा रहा था, तो इधर नहीं आ पा रहा था वो इंडिया। दूसरा बात, कपड़ा भी हमारे भारत में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो सारे के सारे कंपनी वहाँ के जितने भी थे, फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी थे कपड़े बनाने वाले, वो सारे के सारे आर्मी के यूनिफॉर्म सिल रहे थे, तो उनको मौका नहीं मिल पाया बेचने का हम लोगों के पास आके। तो यहाँ पे बूस्ट हमको मिल गया भारत में। अब जब वो लोग अपने सामान को भारत भेज ही नहीं पा रहे हैं वॉर के कारण, वो लोग अपना वॉर में बिजी हैं, तो यहाँ पे हमारे भारत के इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को और टाटा को मौका मिल गया उभरने का। और ये इतना ज़्यादा उभरा, इतना ज़्यादा उभरा कि एक समय पे 90% आयरन और स्टील ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदता था टिस्को से, सोचो। और ये वही समय था जिस समय कि हम लोग पूरी दुनिया में छा गए, है ना। चलिए, तो वही बात है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे किसी भी टॉपिक में कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।